नमस्कार आप सभी को। एडवोकेट रविंदर भाई राम राम, राहुल भाई नमस्कार। हाँ भाई, जेबीटी का पता है, आज अच्छी डेवलपमेंट हुई है जेबीटी वाले में। आशीष भाई राम राम, पंकज भाई राम राम। मेरी तबीयत ठीक है। रविंदर भाई, आकाश चौरान राम राम, विकास भाई, राहुल, सचिन भाई, गौरव जांगड़ा भाई, वीरेंद्र चौरान भाई। हाँ, जेबीटी की 2011 में हुई थी भर्ती। सिकंदर चौधरी, क्लर्क स्पोर्ट्स प्लीज़, ओके। संदीप शोकन भाई, थैंक यू। नरेश यादव ट्विटर पर जी भाई। दीपक यादव, हरियाणा पुलिस कमांडो ओल्ड कैंडिडेट, एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। ओके, इसके बारे में कोई भी मुद्दा हो ना, मुझे मेरे ईमेल पे दीजिए ओके। और ईमेल मेरा है shwetasinghdull@gmail.com। सुंदर भाई, सोनू भाई, नरेश भाई, सुंदर गोठवाल भाई, सचिन सोंगरा, मुनफैद नंबरदार भाई, नरेश खताना भाई, सुरेंद्र शास्त्री भाई, संजय रोड भाई, आप सबको मेरी राम राम नमस्कार। काफ़ी भाई जुड़ गए हैं और आज हम शुरू करते हैं। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। हरियाणा में इनफैक्ट दो मुद्दे बहुत बड़े चल रहे हैं, एक तो किसान आंदोलन, दूसरा बेरोज़गारी। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख पता है कब होता है? जो प्रदेश का मुखिया है वो समस्या को समस्या समझने से ही इनकार कर दें। जब वो कहें कि समस्या है ही नहीं, तो जब ऐसी स्टेटमेंट एक जिम्मेदाराना पद से रिलीज होती है ना, तो उसका ये मतलब निकलता है कि हम इसे समस्या नहीं समझते, इसलिए इसका समाधान भी नहीं करेंगे। ये एक सटल सा मैसेज होता है, एक हिडन मैसेज होता है वो। तो आज जो मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट थी वो ये थी कि 5 से 6% ही बेरोजगार है हरियाणा में, ज़्यादा नहीं है। CMIE जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, वो जो डाटा है वो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसमें विपक्ष के लोग इन्वॉल्व हैं। और जो हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र बनवा रही है, जिसमें शायद आधी पॉपुलेशन भी कवर नहीं हुई है, आई डू नॉट नो अबाउट दैट, तो उसमें उन्होंने खुद से अपने आंकड़े निकाल के बोला है कि 5 से 6% है। तो उनके खुद के आंकड़े वो मैन्युपुलेटेड नहीं है, लेकिन जो CMI है उनके आंकड़े मैन्युपुलेटेड है। अब यहाँ पे उन्हीं की बात इनवैलिड प्रूव करते हुए, सबसे पहले मैं उन्हीं की बात इनवैलिड प्रूव करूंगी। जो CMIE है उन्होंने हरियाणा में बेरोजगारी बताई है रिसेंट 29.1%, ठीक है। अब अगर CMIE के ये जो आंकड़े हैं वो मैन्युपुलेटेड हैं, तो आसाम में बेरोजगारी 0.1% बता रखी है उन्होंने, वहां क्यों नहीं मैन्युपुलेट किया विपक्ष ने? गुजरात 2.3% बताई है बेरोजगारी, वहां भी शायद विपक्ष मैन्युपुलेट करना भूल गया। और मध्य प्रदेश में 5.3% बेरोजगारी बताई है, तो वहां भी कमाल की बात है, विपक्ष काम नहीं कर रहा है ढंग से, वहां मैन्युपुलेट क्यों नहीं किया? मैं सारी भर्तियों की बात करूंगी। सबसे पहले हम ये कवर करेंगे। अब दिल्ली में बेरोजगारी का आंकड़ा बताया 45.6%। क्या बात है, विपक्ष अपनी बहुत बढ़िया गुणगान कर रहा है, कह रहा है कि 45.6% है। राजस्थान में 27.6% आंकड़ा है बेरोजगारी का, यहां मैन्युपुलेट क्यों नहीं किया उन्होंने, कम क्यों नहीं किए? कमाल की बात है। हरियाणा के साथ अलग ही व्यवहार हो रहा है। हरियाणा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कॉन्स्टेंटली हरियाणा को टारगेट कर रहा है CMIE, बहुत गलत बात है। क्यों कर रहा है भाई? क्या आपसे कोई बैर है, किसी और से कोई बैर है? नहीं, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी है, क्योंकि हरियाणा नंबर 1 नंबर 2 बेरोजगारी में चल रहा है शुरुआत से। काफी समय से हम लोग नंबर 1 नंबर 2 पे हैं, लेकिन आपकी अभी भी इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कि हरियाणा में बेरोजगारी केवल 5 से 6% है, पहले कम थी लेकिन कोविड के बाद इतनी हो गई, ये तो बिल्कुल मतलब ये तो पचा ही नहीं सकते हैं वाली स्टेटमेंट। और एक बात जो तय है, हरियाणा के युवाओं, जितने लोग मुझे यहाँ पे बैठ के सुन रहे हो या जो भी, आप सबको ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जितने टीवी डिबेट पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, वहां पे क्या होता है, बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे कि इनेलो में ये होता था, कांग्रेस में ये होता था, उन्होंने इतनी नौकरियां दे दी, हमने इतनी नौकरियां दे दी। वो पता है क्या करते हैं? वो हमें इन चीजों में उलझाते हैं। वो सोचते हैं कि जो मेन मुद्दा है ना, अब बेरोजगारी की बात चल रही है और आप रोजगार दोगे कि नहीं, कब दोगे,
कहाँ है मेरा रोजगार? ये 5-6 शब्द, ये 5-6 जो चीजें हैं, 5-6 जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसको आंसर करने की बजाय इनेलो, कांग्रेस पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं, जो कि मुद्दे की बातें हैं ही नहीं। हमें तो भाई अभी चाहिए, रोजगार चाहिए, अब आपकी सरकार है। इनेलो होती इनेलो से पूछ लेते, कांग्रेस होती कांग्रेस से पूछ लेते, वो नहीं है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट इज दिस टू अंडरस्टैंड? कितना मुश्किल है ये समझना कि आप हैं सत्ता में इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। सवालों से डरो मत, सवालों से भागो मत, सवालों के जवाब दो, और सवालों के जवाब में ये मत कहो कि वो ये करते थे इसलिए हमारा ये करना जायज है, वो ये करते थे इसलिए आपकी सरकार आई, वो ये करते थे इसलिए आपकी सरकार आई, और अगर आप भी यही करेंगे तो फिर ये कोई जवाब नहीं बनते। ये गैर जिम्मेदाराना चीजें होती हैं। एनीवेज, तो यहाँ तो हमने इनका तर्क गलत प्रूव कर दिया, इनको इनवैलिड प्रूव कर दिया है कि भैया कि सिर्फ हरियाणा के साथ ऐसे बांच नहीं रहे हैं, आप असली में बेरोजगारी है यहाँ पे है और आप उसे रिकॉग्नाइज कीजिए और आप यहाँ पे रिजल्ट दीजिए, भर्तियां निकालिए, पेपर करवाइए, कोर्ट से भर्तियां निकालिए, उसके बाद नए रोजगार जनरेट कीजिए। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप तो आंख मूंद करके बैठ गए हैं। एक वो होता है, क्या कहते हैं, पक्षी होता है, उड़ नहीं सकता है, शुतुरमुर्ग, वो पता क्या करता है, वो रेत के अंदर अपना मुंह डाल लेता है। उससे उसे लगता है कि मैं अगर रेत में अपना मुंह डाल लूंगा ना तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, मतलब फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसा एटीट्यूड है हरियाणा गवर्नमेंट का। आई एम सॉरी टू से, लेकिन है ऐसा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, बहुत ही विजिबल चीज़ें हैं। जैसे पानीपत में क्लर्क की भर्ती थी, 13 पद थे ना, तो वहाँ पे 14,871 लोग पहुँचे थे इंटरव्यू के लिए। पता है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी? 8th पास। 8th पास के लिए पोस्ट ग्रेजुएट 164 बच्चे पहुँचे हुए थे, ग्रेजुएट्स 1084 बच्चे पहुँचे हुए थे, और पद मतलब जितने लोग पहुँचे हैं उससे 0.08% एम्प्लॉयमेंट के लिए इतने बच्चे पहुंचे हुए थे। ऐसे ही 18,000 ग्रुप डी जो लगे थे उसके लिए 18 लाख कैंडिडेट पहुंचे हुए थे। 1% रोजगार के लिए पहुंचना, तो ये मतलब कितना विजिबल है। मुझे शायद और कोई आंकड़ा उठा के बोलना ही चाहिए, सिर्फ ये 2 आंकड़े बता रहे हैं बताने के लिए कि बेरोजगारी का क्या आलम है हरियाणा के अंदर। लेकिन कमाल की बात है, आप ऐसी स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठा रहा है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। एनीवेज, इसके बाद हरियाणा सरकार को क्या लगता है ना, एक्चुअली में क्या है कि हमने घोषणा कर दी इज इक्वल टू हमने रोजगार दे दिया, हमने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया इज इक्वल टू हमने रोजगार दे दिया, हमने पेपर करवा लिया इज इक्वल टू हमने रोजगार दे दिया। ज्वाइनिंग, बस ज्वाइनिंग नहीं होती है, भर्तियां अटक जाती हैं, रिजल्ट देते नहीं हैं, कोर्ट में भर्तियां अटकी रहती हैं, वहां पे वकील ने जाके कोई जवाब नहीं देना, कुछ नहीं करना, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, और उन भर्तियों को उठा के कर देते हैं कि हमने रोजगार दे दिया। या फिर फ्यूचर टेंस में होती हैं बातें कि ये इंडस्ट्री यहाँ लग रही है, ये इंडस्ट्री वहाँ लग रही है, वो यूनिवर्सिटी वहाँ लगाएंगे, ये यहाँ पे करेंगे और इतने रोजगार जनरेट होंगे। कमाल की बात है, पीछे कहाँ गए रोजगार? आपने कहा आपने 80,000 रोजगार दिए, जिसमें आपने जोमेटो, स्विगी जैसी संस्थाओं को भी इंक्लूड कर लिया, प्राइवेट, ठीक है, ये इसको भी रोजगार मानते हैं। 80,000 आपने रोजगार दिए, आपकी खुद की स्टेटमेंट है विधानसभा में। तो आप ये बताइए आपने निलंबित कितने कर दिए इतने टाइम में? अब आंकड़ों समेत मैं बोलूंगी, सरकारी कर्मचारी जो निलंबित हुए हैं ना 6,040 हैं। अब मैं पूरा का पूरा भर्ती बाय भर्ती ब्यौरा देने वाली हूं और आप लोगों को मेरा यहाँ पे साथ देना है पूरा पूरा। सुनिएगा ध्यान से। भर्तियां जो रद्द हुई हैं या कर्मचारी जो निलंबित हुए हैं, पीटीआई 1983, ड्राइंग टीचर 816, ग्रुप डी स्पोर्ट्स पर्सन 1518, जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट जेएलए 61, उसके बाद पीजीटी संस्कृत की भर्ती जो पूरी नहीं हुई 7 साल बाद और बेचारे इनकी उम्र भी निकल गई और ना इन्हें फॉर्म भरने का वो दिया, 626, टीजीटी इंग्लिश 1035। ये तो हुए निलंबित और जो भर्तियां पूरी नहीं हुई। इसमें चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर्स भी हैं जिसका मुझे आंकड़ा पता नहीं है राइट नाउ। तो ये तकरीबन 6,039 हैं जो निलंबित हुए या भर्तियां पूरी नहीं हुई पूरी प्रक्रिया होने के बाद। अब बात करते हैं भर्तियां जो विज्ञापित हुई
फॉर्म के लिए पैसे भरवा लिए गए, लेकिन किसी कारणवश या इच्छा शक्ति की कमी के कारण वो पूरी नहीं हुई, या रिजल्ट नहीं दिए जा रहे, या कोर्ट में अटकी हुई हैं, उन सब भर्तियों की बात करेंगे। आरोही टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ 895 पोस्ट है, 1000 रुपए का फॉर्म था। ये फॉर्म लेने में जितनी जल्दी लगाते हैं, या एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने में, या पैसे बटोरने में जितनी जल्दी होती है, उतनी जल्दी एग्जाम करवाने या ज्वाइनिंग देने में या रिजल्ट देने में नहीं होती है। एनीवेज 895 है। एडवर्टीजमेंट इसकी 2019 में आई थी और 2019 में ऑलमोस्ट सारी प्रक्रिया हो गई थी इसकी। आईटीआई इंस्ट्रक्टर 3206 पोस्ट हैं। पिछले 10 साल से कोई एग्जाम नहीं हुआ, अब एग्जाम हुआ तो कोर्ट केस के कारण अटक गई। अब इसमें रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट वालों का जो भी मसला चल रहा है उसे सॉल्व कौन करेगा? सरकारी वकील वहां पे डेट्स पे डेट्स लिए जा रहे हैं। इनका कुछ तो सोल्यूशन निकालें, इनका कुछ तो हो बेचारों का, ये बिल्कुल ही अटक के खड़े हो गए हैं। उसके बाद असिस्टेंट लाइनमैन यूएचबीवीएन, कोरोना कह के ये भर्ती रद्द कर दी थी पेपर से 1 घंटे पहले, क्योंकि पेपर लीक था। पेपर लीक तो कह नहीं सकते ना, तो कोरोना का बहाना बनाया गया और 1329 पोस्ट हैं ये। 11/2018 के एडवर्टीजमेंट है ये अटके हुए हैं। इसके बाद जेई है, एडवर्टीजमेंट 2/2015 कैटेगरी 9 SBC2 जनरल, और SBC2 जनरल, EBPGC2 जनरल, ESM तो कितनी सारी हैं, कितनी सारी वेटिंग, कितनी सारी बची हुई है। उनका तो मैंने मेंशन ही नहीं, यहाँ पे लिख ही नहीं रखा है। जो मैंने रिपोर्ट ये बनाई है उसमें तो मेंशन ही नहीं है ये, और ये 2015 से अटकी हुई हैं। आपने ESM छोड़ दी, आपने वेटिंग छोड़ दी, आपने SBC छोड़ दी, आपने EBPGC छोड़ दी, आपने 1000 पद निकाले, आपने लगाए से केवल 700, लेकिन आप साथ में डिबेट्स में वो 300 और जोड़ के बता देते हैं। कमाल के हैं, जबरदस्त चालाकी। एनीवेज इसके बाद फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की 2015 से अटकी हुई है, कोर्ट केस में है कि गलत पेपर है। प्रश्न पत्र के ऊपर वो कोर्ट केस है, प्रश्न पत्र का वो कोर्ट केस अब तक सॉल्व नहीं हो रहा है। 2015 से अटकी हुई है ये चीज। 48 पोस्ट इसकी हैं। स्टाफ नर्सेस तो इतना सारा है बैकलॉग। उसके बाद फायर ऑपरेटर है, इस भर्ती का कुछ पता ही नहीं है। 2018 में एडवर्टीजमेंट आई थी, उसके बाद कोई आइडिया ही नहीं है इसका क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता है। आरोही में बता चुकी हूँ, सुनील सिवाच भाई। उसके बाद आपका जूनियर कोच साइकिलिंग की रहती है, ये भी 2015 की है। 12 पोस्ट है, वो ना निकल रही। एनीवेज उसके बाद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, इसकी भी EBPGC और वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। टीजीटी और पीजीटी की बहुत सारी क्लियर नहीं है। पीजीटी कई विषय हैं, 3864 पोस्ट हैं ये टोटल। विज्ञापित होती हैं, पुनः विज्ञापित होती हैं, पुनः 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 विज्ञापित होती रहती है। मतलब एडवर्टाइज, री एडवर्टाइज, री एडवर्टाइज, री एडवर्टाइज, बस फॉर्म के पैसे लिए जा रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहा है। शिक्षा के तो बहुत बुरे हालात है हरियाणा में। उसके बाद आपका सोशल एंड पंचायत ऑफिसर की 61 पोस्ट है, ये भी 2015 से है, रिजल्ट इसका पेंडिंग है। पुलिस कांस्टेबल, SI फादरलेस कैंडिडेट्स है, कोर्ट से केस जीत चुके हैं, लेकिन उनका कहीं लगने का कुछ पता नहीं। कोर्ट से केस जीत चुके हैं बाय द वे, लेकिन कोई ज्वाइनिंग नहीं, कुछ नहीं। हार्को बैंक है, 978 पोस्ट उसकी, वो पड़ी हैं। पटवारी है, 530 से अधिक पोस्ट है, जून 2019 में निकली थी, ये पता चला था, लेकिन कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद आपका कांस्टेबल है, 7298, 2019 में विज्ञापित हुई, उसके बाद कुछ नहीं। आपका सब इंस्पेक्टर है, 400 पोस्ट है, 2019 में विज्ञापित हुई, उसका भी कुछ पता नहीं। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में कई पद खाली है, कच्चे कर्मचारी इतने निलंबित हो चुके हैं, 10 से 12 हजार कच्चे कर्मचारी, और हर एक विभाग में, आप स्वास्थ्य विभाग देख लो, सिंचाई विभाग देख लो, आप ये कोई भी विभाग उठा के देख लो, कच्चे कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर्स वगैरह कितने सारे निकाल दिए गए हैं। निकाले कितने, लगाए कितने? 80,000। अरे निकाल चुके इतने सारे तो, और इतनी पाइपलाइन में पड़ी है, और कोई देखने वाला नहीं इन भर्तियों को, कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है इस चीज का। बस सेल्फ प्रेज, सेल्फ बोस्टिंग, यस इतने लगा दिए, इतने। अरे सेल्फ बोस्टिंग करनी है तो थोड़े आंकड़ों के साथ कर लो, थोड़े मतलब ऑफिशियल जो डाटाज होते हैं उनके ऊपर बोलने की हिम्मत रखो। टीजीटी संस्कृत, यस ब्रदर आपने बिल्कुल सही बोला। अब जो भर्तियां जो कई सालों से विज्ञापित ही नहीं हुई हैं उनका नाम लेना चाहूंगी, वो भी सुनेंगे हम। जेबीटी, सबसे बुरा जेबीटी वालों के साथ हुआ। 2012 से कुछ नहीं इसका। एस्टेट के ये फॉर्म भरते रहे, 1000 रुपए के, 1000 रुपए के इन्होंने फॉर्म भर भर के 8 साल ये फॉर्म भरते रहे। आप ये सोचो, फिर एक दिन विधानसभा में खड़े होके बोल देते जेबीटी सरप्लस है, हमें जेबीटी की जरूरत नहीं, जेबीटी आज से खत्म।
जेबीटी के ऊपर मेमेज बन रहे हैं, जेबीटी के ऊपर जोक बन रहे हैं, जेबीटी के ऊपर पता नहीं लोग क्या क्या कितना मजाक उड़ा रहे हैं। अरे उन बहनों के बारे में सोचो, उन बेटियों के बारे में सोचो जो जेबीटी करे बैठी थी। 70% महिलाएं हैं जेबीटी करी हुई, इस आस में कि कभी ना कभी हरियाणा सरकार इनके लिए नौकरी निकालेगी और इनको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का मौका मिलेगा। लेकिन अब क्या करें, जेबीटी खत्म कर दी इन्होंने। तो 8 साल 1000 रुपए का फॉर्म क्यों भरवाया? कोई है पूछने वाला हरियाणा में खड़ा होकर इनसे पूछ सके कि 1000 रुपए का फॉर्म क्यों भरवाया? कितने करोड़ रुपए का यह घोटाला हुआ? कितने करोड़ रुपए का यह घोटाला है। जेबीटी वालों के साथ बहुत बुरा हुआ। जेबीटी वालों की कोई भर्ती निकली, 2014 में इनको आश्वासन दिया कि पहली कलम से तुम्हारी भर्ती करेंगे। 2019 में इनको आश्वासन, डबल आश्वासन दिया कि पहली कलम से तुम्हारी भर्ती करेंगे, और कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सारे वोट ले लिए। 90,000 हैं ये कैंडिडेट्स जेबीटी एस्टेट पास, जिनके एस्टेट वाले इनवैलिड हो गए थे। खैर अब वैलिड हो गए इनके बाद, लेकिन आप खुद देखो 90,000 तो सीधे सीधे ये है बेरोजगार। 5 से 6% ये बोलते हैं। टीजीटी संस्कृत एडवर्टाइज हो रही है, री एडवर्टाइज हो रही है, री एडवर्टाइज हो रही है, लेकिन कोई भर्ती नहीं पिछले 10 सालों से। संस्कृत को तो जैसे यहाँ पे खत्म करना है। संस्कृत तो ऐसा है कि सिर्फ एक ना ऑर्नामेंटल सी चीज रह गई दिखाने के लिए। संस्कृत हितैषी सरकार, संस्कृत में हम शपथ लेंगे, गीता जयंती महोत्सव। कोई पूछने वाला हो इनसे कि संस्कृत के एक भी अध्यापक की नियुक्ति हुई है इनके पूरे कार्यकाल में? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले छोड़ दें, पूरे कार्यकाल में कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है ना एक्चुअली आजकल काम। ग्राम सचिव 697 पोस्ट, पेपर लीक कैंसल, और ये भी कई सालों से भर्ती नहीं आई थी, तकरीबन 10 सालों से, पता नहीं कितने सालों से नहीं आई। केनाल पटवारी एडवर्टाइज हो रही है, री एडवर्टाइज हो रही है, री एडवर्टाइज हो रही है, तकरीबन 1100 पोस्ट बता रहे हैं, लेकिन कोई एग्जाम नहीं। कृषि विभाग में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये मेरे ख्याल 700 के करीब पद हैं, लेकिन कोई भर्ती नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं इसका। कॉन्ट्रैक्ट पे लगा लिए लेकिन रेगुलर नहीं लगाए। कॉन्ट्रैक्ट से भी क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लगा लेते हैं, उनके पैसे नहीं देते, 3-4 महीने में निकाल देते हैं। टीजीटी मैथ्स लास्ट एडवर्टीजमेंट आई थी इसकी 2011 में, उसके बाद कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। पीजीटी फिजिक्स लास्ट एडवर्टीजमेंट 2015, उसके बाद कोई एडवर्टीजमेंट नहीं। टीजीटी एसएस तो 10 सालों से एडवर्टाइज ही नहीं हुई है। उसके बाद फिशरीज ऑफिसर हो गया, हरियाणा पुलिस कमांडो की शायद आज बता रहे हैं, ये भी कई सालों से नहीं आई थी। एमपीएचडब्ल्यू लास्ट एडवर्टीजमेंट 2014, और उसके बाद 300 सैंक्शन पोस्ट इसकी खत्म ही कर दी, आई नहीं। लाइब्रेरियन हो गया, कंप्यूटर टीचर हो गया, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो गए, स्कूल प्रिंसिपल हो गए, हेडमास्टर हो गए, कोई वैकेंसी नहीं है, कुछ नहीं है। शिक्षा जगत का इतना बुरा हाल है। आरोही का मैं मुद्दा उठा चुकी हूँ ब्रदर, जो भी लिख रहे हैं, शिक्षा जगत का इतना बुरा हाल है ना हरियाणा में, जिसकी कोई हद नहीं। एक्चुअली ये ना विशियस सर्कल बना दिया है। ये क्या है, टीचर भर्ती है नहीं, टीचर भर्ती हो नहीं रही, ना टीजीटी, ना पीजीटी, ना जेबीटी। भर्ती नहीं होगी, स्कूल में टीचर नहीं, स्कूल में हेडमास्टर नहीं, स्कूल में प्रिंसिपल नहीं, आधे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, तो हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, उस स्कूल में जहाँ टीचर ही नहीं, क्या करेंगे भेज के। अब स्कूल में एनरोलमेंट नहीं तो क्या कहते हैं, सरकार कहती है एनरोलमेंट ही नहीं है बच्चों की, एनरोलमेंट बढ़ाओ। अब टीचर होगा तो एनरोलमेंट होगी, नहीं तो नहीं होगी। एनरोलमेंट नहीं है तो चलो स्कूल को ताला लगा देते हैं, तो स्कूल को ताला लग गया। कम एनरोलमेंट वाले स्कूलों को ताला लगता चला जा रहा है, क्योंकि आपने कोई भर्ती निकाली नहीं। आपकी सरकार में शायद किसी की रिटायरमेंट होती नहीं है, रिटायरमेंट नहीं हो रही है, भर्तियां नहीं निकल रही है, आपको ज़रूरत ही नहीं है कर्मचारियों की। क्या करेंगे कर्मचारी, क्या करेंगे हम लोग शिक्षा का, हमें शिक्षा चाहिए कहाँ। उसके बाद जो ज़्यादा एनरोलमेंट वाले स्कूल हैं वो प्राइवेट को गोद दे दो, है ना, यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है। एएलएम, पुलिस, ड्राइंग टीचर, आरोही, सब मैं बोल चुकी हूँ। ये जो वीडियो है ये पीछे करके देखना, सारी की सारी। कमांडो वाली, हाँ 2003 में, ये देखिए 2003। किसी सरकार को किसी की नहीं पड़ी, किसी सरकार को हमारी नहीं पड़ी, किसी भी सरकार को। मैं यही तो कह रही हूँ कि क्या हो रहा है। कोई सवाल यदि पूछने जाए न्यूज़ चैनल पे या कहीं पे, तो क्या होता है, अरे तेरी सरकार में क्या हुआ था, अरे कांग्रेस में क्या हुआ था, अरे इनेलो में क्या हुआ था, अरे भाजपा में क्या। अरे क्वेश्चन पे आ जाओ ना, रोजगार कब दोगे, रोजगार कब मिलेगा, ये है मुद्दा। हमें नहीं जानना पहले किसी ने क्या दिया, हमें नहीं जानना अब क्या
अब क्या हो रहा है, हमें तो ये जानना है कि मेरा रोजगार कहाँ पे है, मेरी भर्ती अटकी है, मेरी भर्ती के ऊपर क्यों नहीं कोई कार्यवाही हो रही, मेरा रिजल्ट क्यों रोक रखा है, मेरी भर्ती क्यों कोर्ट में पेंडिंग है, आप वहां आपके वकील वहां पे क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। आई एम सॉरी, फोन आ गया था। तो मेरा रोजगार कहाँ है, मुझे क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं कोई जवाब मिल रहा है। ट्विटर पे मैं आपको टैग कर रही हूँ, मैं बार बार आपको लिख रही हूँ, पत्र लिख रही हूँ, मैं बार बार आपको ईमेल कर रही हूँ, मैं अपने सारे ग्रुप के साथ, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, आप ये मत सोच के चलना कि मैं केवल अपनी बात कर रही हूँ, मैं हर एक बेरोजगार की बात कर रही हूँ। हर एक बेरोजगार आपके दरवाजे पे खड़ा, आपसे बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आप उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, किससे बात करेगा फिर, सरकार से नहीं बात करेगा तो, सरकार उसकी नहीं सुनेगी तो किसको सुननी चाहिए। चलिए इसके बाद ना हम और भी चीज़ें बताती हूँ मैं आपको। ये जो भर्तियां जो पेंडिंग है ना, जो विज्ञापित हुई लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति और इनएफिशिएंसी के कारण पूरी नहीं हुई है, उसका आंकड़ा 20,216, 90,000 तो जेबीटी एस्टेट पास ही है। ठीक, तो जो ये इन्होंने आंकड़ा दिया था 80,000 वाला, 80,000 में से आप ये देखो कि इन्होंने 6,000 के करीब तो निलंबित ही कर दिए, 20,216 भर्तियां अटकी हुई हैं, उसके बाद 12-14 इन्होंने कच्चे कर्मचारी हटा दिए, 10-12, 90,000 जेबीटी एस्टेट पास। अरे सीधा सीधा आंकड़ा यही 1,30,000 का हो जाता है, जहां जिसका कुछ भी नहीं हो रहा, जो पैसे भी दे चुके सब कुछ है। प्राइवेट में क्या हुआ, यहाँ कौन सी नई इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, पावर प्लांट कुछ लगा है कि यहाँ रोजगार मिलेगा, मुझे ये नहीं समझ में आता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि हरियाणा में बेरोजगारी का ऐसा आलम हो गया है, अर्थव्यवस्था के बुरे हालात है, सब कुछ है, तो भी हमारे ऊपर कोई यहाँ नई इंडस्ट्री लगी कुछ नहीं, तो भी हमारे ऊपर कर्जा बढ़े जा रहा है। तो असल में बढ़ क्या रहा है, हरियाणा के ऊपर कर्ज या बेरोजगारी, रोजगार तो नहीं बढ़ रहा है। एमएसएमई होते हैं ना, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह, उनके जो हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्टेट प्रेसिडेंट है विष्णु गोयल जी, ठीक है, उन्होंने कहा कि एमएसएमई को कोई सपोर्ट नहीं मिला है हरियाणा सरकार की तरफ से, और रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस है वो बढ़ा दिए गए, गाइडलाइंस जो इनकी चेंज होती चली जा रही है, जिसके कारण काम करना मुश्किल हो गया है। ये एमएसएमईज के हालात हैं। जो अर्ध सरकारी हैं या प्राइवेट हैं उनके बहुत बुरे हालात हैं। क्यों है उनके बुरे हालात, क्योंकि इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है ना वो ठीक नहीं चल रही है, पब्लिक स्पेंडिंग ही नहीं है। जब पब्लिक स्पेंडिंग होगी तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिलेगा, तभी तो मिलेगा। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तभी तो रोजगार मिलेगा। तो आप पब्लिक स्पेंडिंग ही नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट कैसे मिलेगा, और आप कैसे फिर प्राइवेट का श्रेय ले सकते हैं जब ऐसा कुछ है नहीं। तो हमारा कैसे यहाँ पे बढ़ रहा है ये कर्जा। कितनी सारी, जितनी घोषणा करने में जल्दी रहती है, जितना ये जल्दी रहती है, उतना कुछ पूरा करने में कोई जल्दी नहीं रहती, और किसी को कोई नहीं पड़ी है। यहाँ पे सीएमआई के जो एमडी हैं महेश व्यास, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एमडी हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने कहा इकोनॉमिक मेल्टडाउन और इनेबिलिटी ऑफ स्टेट to pump in more public spending to help industries create more jobs have had a spiraling impact on the overall employment prospects। वो भी यही कह रहे हैं कि जिन स्टेट्स में जो ये एम्प्लॉयमेंट का इतने बुरे हालात है ना, उन्होंने पब्लिक स्पेंडिंग नहीं की है, नहीं की है। हमारे यहाँ पे एक और जो सच है, घिनौना सच है, वो ये है कि हमने ठेका प्रथा शुरू कर दी है। हम डीसी रेट पे लगाते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाते हैं, हम सक्षम युवा, हम यहाँ इनसे काम लेने लग गए हैं। हम जो रिटायर हो चुके हैं लोग, उन्हें री एंगेज करते हैं, क्योंकि उनसे आप 5 से 10 हज़ार में काम ले सकते हैं। आपको रेगुलर एम्प्लॉय को पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी, 30, 40, 50 जो भी उसकी बनती होगी। तो जहाँ आप 8,000 में काम ले रहे हो, वहाँ 40,000 देने की क्या ज़रूरत है। और वो 8,000 भी सक्षम युवाओं की अलग दिक्कत है, इन डीसी रेट वालों की अलग दिक्कत है, उनको उनका मेहनताना भी नहीं मिलता है कई बार। ये भी चीज़ हो रही है। कितना बड़ा ये मुद्दा है, कितना बड़ा और कितना छोटा बना दिया आज ना प्रधानमंत्री जी ने। मुझे मतलब इतना दुख हुआ, सॉरी मुख्यमंत्री जी ने, मुझे इतना दुख हुआ वो सुन के। 5 से 6% बेरोजगार,
5 से 6% से ज़्यादा तो केवल शिक्षा विभाग में बेरोजगार होंगे, जहां आपने इतने स्कूलों को ताला लगा दिया। ताला ना लगता, अगर शिक्षक होते तो ताला ना लगता। क्यों नहीं हमारा ध्यान है मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, क्यों हमारा ध्यान है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर? आधुनिक शिक्षा क्यों नहीं हो सकती है? आपको पता है हमारे जितने शिक्षण संस्थान है ना, हायर स्टडीज़, IIT, IIM, ये कैसे काम कर रहे हैं? इनका मॉडर्नाइजेशन कुछ हुआ ना, इनके बराबर कोई प्राइवेट संस्था खड़ी हो सकती है? कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है शैलेंद्र सिंह, DC रेट वाले फिक्स वालों से ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा काम करवाते हैं, और मेहनताना भी आप लोगों का कम है। और ये यहाँ पे DC रेट वाले मेरे से दुखी ना हो या कुछ ऐसे, इसको नेगेटिव मत लेना, इसको समझने की कोशिश करना कि आप लोगों के पास भी एलिजिबिलिटी रहती है। तो रेगुलर भर्ती क्यों नहीं निकलती? आप रेगुलर भर्ती हो जाओ, आप ज़्यादा पैसे लो, घर का खर्चा चलाओ, सब कुछ है। रेगुलर भर्ती भी नहीं निकालनी है, कॉन्ट्रैक्ट से वालों से ज़्यादा काम भी करवाना और पैसे भी उतने नहीं देने हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से 5100 शिक्षा प्रेरकों की भी ये मेरे ख्याल पेंडिंग चल रही है काफ़ी टाइम से। ये लोग मुझे टैग भी कर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली, मैंने पढ़ा नहीं है ब्रदर, सॉरी फॉर दिस। शिक्षा प्रेरक भी हैं ये। तो अगर हम गणित थोड़ा सा लगाएं ना, तो 2.54 करोड़ पॉपुलेशन थी हमारी सेंसस 2011 के हिसाब से, जो अब 3 करोड़ होगी। 3 करोड़ हम मान के चलते हैं, 2021 में 3 करोड़ होगी। तो अगर हम हाफ पॉपुलेशन लेके चलते हैं, 1.5 करोड़, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन मान के चलते हैं, हाफ 1.5 करोड़ होगी, ठीक है। अब उस जो 18 से 58 वर्किंग पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ मैं, जो डिपेंडेंट नहीं है, बच्चों और बुजुर्गों को छोड़ के, ठीक है। अब उसमें से सर कहते हैं कि 5 से 6% ही बेरोजगार हैं। मतलब सर का कहने का 6% हम लेके चले तो सर का कहने का मतलब है कि केवल 9 लाख बेरोजगार हैं। केवल लगता है उन्हें 9 लाख भी वो बेरोजगार हैं, और 1,41,00,000 लोगों के पास रोजगार है हरियाणा में। 1,41,00,000 लोगों के पास। तो ये आंकड़ा मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो जो आंकड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी संस्था निकालती है उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है, बजाय कि जो आंकड़े सरकार बता रही है उसकी वजह से। क्योंकि सरकार अपने हिसाब से बताएगी और विपक्ष अपने हिसाब से बताएगा, और जो न्यूट्रल संस्थाएं हैं वो अपने हिसाब से बताएंगी। तो जब न्यूट्रल संस्था का आप आसाम का मान सकते हो, अपनी खुद की पीठ थपथपा सकते हो कि 0.1% बेरोजगारी है, जब आप CMI का गुजरात का मान सकते हो कि 2% है, और आप खुद की पीठ थपथपा सकते हो कि बेरोजगारी वहाँ पे इतनी कम है, तो हरियाणा के मामले में आप अपनी पीठ नहीं थपथपाएंगे कि हमने इतनी बेरोजगारी यहाँ पे कर दी। यहाँ पे क्यों ऐसा हो गया? अब यहाँ पे क्यों विपक्ष के ऊपर चले गए? जो मतलब सहूलियत के हिसाब से हो गया ना ये तो, कि जो मेरे हिसाब का डाटा उसमें जय हरियाणा, और जो नहीं है विपक्ष की चाल। जो इसको पूछ ले वो कांग्रेसी। मतलब आज मुझे हंसी आ गई, मुझे म्यूट कर दिया गया था डिबेट के दौरान जब क्वेश्चन मैंने किया, एंड देन बीजेपी प्रवक्ता सेड कि कांग्रेसी। तो मुझे इतना अजीब लगा कि आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, आप कल को देशद्रोही कह दो, आप कुछ भी कह दो, आपका क्या मैंने यहाँ पे कांग्रेस की वो करी, बड़ाई करी, या इनेलो की बड़ाई करी, या मैं किसी और की बड़ाई कर रही हूँ? मैं तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, विद फैक्ट्स पूछ रही हूँ, आप क्वेश्चन का जवाब दो। ये होता है लॉजिकल। यहाँ पे एक भाई है, वो DC रेट और उसके ऊपर उलझ गए हैं, तो आई वॉन्ट एंटर इन टू दैट। इतनी समझ आप में होनी चाहिए कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। कुलदीप सूरा भाई, धन्यवाद आपको भी। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है JBT वालों के लिए, उसको मैं 1-2 दिन में उठाऊंगी, वो बहुत बड़ा मुद्दा बनता है वो वाला भी। यहाँ मैं अब इसको वाइंड अप करूँगी, और मैं हरियाणा सरकार को कहना चाहूँगी, कृपया जो समस्या है ना उसको प्लीज़ रिकॉग्नाइज़ करें। हरियाणा का युवा सच में बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो चुका है। बहुत सारी भर्तियाँ, बहुत सारी सैंक्शन पोस्ट जो भी हैं उसकी भर्तियाँ नहीं निकल रही हैं, जिसकी निकल रही हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, और जो पूरी हो रही हैं वो भी गजब ही हो रही हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पावर
इसमें बिजली विभाग में देखा कि 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स लेने के बाद भी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट जिसके पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो बड़ा ही फ्लॉड सिस्टम है, फ्लॉड है सच में, इनएफिशिएंट है कि क्वेश्चन पेपर नहीं बनाने आते, इनएफिशिएंट है और इररिस्पॉन्सिबल है कि क्वेश्चन पेपर बनाने नहीं आते, फिर आंसर की नहीं बनानी आती, इररिस्पॉन्सिबल हैं कि फाइनल आंसर की नहीं देते हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं कि कट ऑफ नहीं बताते हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं कि और नॉन ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी हैं, पारदर्शिता कहीं नहीं है कि आप डिस्प्ले नहीं करते हैं रिजल्ट को, आप डिस्प्ले नहीं करते, आप बोलते ईमानदार ईमानदार ईमानदार। मुझे ईमानदारी की डेफिनेशन बता दो, ईमानदारी की डेफिनेशन क्या होती है? मैं बताती हूँ। ईमानदारी क्या चल रही है? वर्बल ईमानदारी चल रही है, वर्बली, बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शिता से भर्ती, ईमानदार मनोहर सरकार, ये वर्बल चल रहा है सब कुछ, क्योंकि एग्जैक्ट पिक्चर ये है, गलत क्वेश्चन पेपर बनते हैं, कोई कैलेंडर ऑफ एग्जाम नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, गलत क्वेश्चन पेपर, गलत आंसर की, गलत फाइनल आंसर की, कट ऑफ का नहीं पता, कोई रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं है उसके कितने नंबर है, किसी को कोई आइडिया नहीं है उसके सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। सोशियो इकोनॉमिक का जहां तक चल रहा है उसमें जबरदस्त धांधली चल रही है, कोई झूठे नंबर ले रहा है, कोई सच्चे नंबर ले रहा है, किसी के नंबर नहीं लगाए जा रहे हैं जो एलिजिबल है, किसी के लगा दिए जा रहे हैं जो नॉन एलिजिबल है। सोशियो इकोनॉमिक में भी यदि किसी के पिता की मृत्यु 14-15 साल की उम्र से पहले पहले हो चुके हैं, लेकिन वो बच्चा उस सर्टिफिकेट को बनवाने में एक दिन भी देरी कर देता है, सर्टिफिकेट के ऊपर डेट मेंशन है, डीवी में दिखा चुका है, लेकिन उसमें एक दिन की भी देरी कर देता है तो आप उसको 5 नंबर नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि भैया एप्लीकेशन फॉर्म तुमने भरा है 5 तारीख को, लेकिन तुमने ये बनवा लिया 6 तारीख को, तो हम तुम्हें नंबर नहीं देंगे। क्यों भाई? उसके पिता की मृत्यु 15 साल से कम उम्र की में नहीं हुई है, क्यों नहीं दोगे आप लोग? क्यों हर एक बच्चे को कोर्ट पहुंचने के लिए मजबूर कर रहे हो आप लोग? क्या आपका सिस्टम है? आपको ये चीज समझ में नहीं आती है। और कई बच्चों के 99% बच्चे कोर्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि ना ही जानकारी है ना ही आर्थिक हालात हैं। यदि जानकारी होती, आर्थिक हालात होते, तो आपको डेली कोर्ट में खड़ा रखते। बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी दिक्कतें, एंड आई एम एक्सट्रीमली हर्ट ये चीज़ बोलते हुए कि हमारा प्रदेश वन ऑफ द वर्स्ट, आई गेस द वर्स्ट स्टेट होगा नॉर्थ इंडिया में भर्तियों के मामले में, रिक्रूटमेंट इश्यूज में ना हम वर्स्ट हैं नॉर्थ इंडिया में। मुझे नहीं पता साउथ का, शायद हम पूरे इंडिया में हो। बड़े बुरे हालात हैं हमारे यहाँ पे, हमारी कोई प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी भी नहीं है, बाहर के लोग लगे जा रहे हैं, हमें कोई पूछता, हमारा कोई है ही नहीं। हमारे लिए तो मुख्यमंत्री साहब बोलते 5 से 6% बेरोजगार है। क्यों ना सारे बेरोजगार एक दिन खड़े हो जाते हैं कोरोना के बाद इनके घर के बाहर, आवास के बाहर, और दिखाते हैं कि हम लोग तो इतने प्रतिशत है, गिन लो हमें कितने हैं हम लोग। बता दिया जतिन भाई शिक्षा प्रेरक के बारे में भी। हरियाणा पुलिस कमांडो ओल्ड कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन जो भी मामला है, ये आप मुझे वो करो, क्या कहते हैं, ईमेल करो। बुढ़ापा पेंशन भी घूस देकर बनवानी पड़ती है, कोई पारदर्शिता की बातें हो रही है ना। मैं सिर्फ रिक्रूटमेंट इशू की बात कर रही हूँ, मैं कोई और बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो बोलना चाह रही हूँ उसे समझें, उसका अर्थ समझें कि केवल बातों में आप बार बार आप पारदर्शिता बिना पर्ची बिना खर्ची, अगर अलग अलग होर्डिंग्स पे पढ़ेंगे, बार बार HSSC जा रहे हैं वहाँ पढ़ेंगे, HPSC जा रहे हैं वहाँ पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पढ़ेंगे, बार बार कोई इनके प्रवक्ता आएंगे, हम डिबेट सुनते हैं उनके मुंह से बार बार सुनेंगे, तो क्या होता है, हमारे यहाँ चीज़ आ जाती है ना, हमें यहाँ पे हमारे माइंड को वो करती है ना, इफेक्ट करती है, और हमें लगता है हाँ ऐसा ही होगा, तो वही हो रहा है। हम ये सुन के हम अपने माइंड में सोचने लग जाते हैं हाँ भाई ईमानदारी से भर्तियाँ की हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर एक भर्ती बेईमानी से हुई है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपकी नाक के नीचे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। मेरे ख्याल से आज पूरा कवर हो चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।